नमस्कार। उड़ान एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर। यहां हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा में जो पेपर नंबर 3 होता है, अर्थात जीएस का पेपर नंबर 1 होता है, जिसमें हम देखते हैं पार्ट 1 वाला जो पार्ट होता है भारतीय इतिहास का, उस पर हम ज्यादा अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए और कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। देखिएगा, जो इतिहास का है, भारतीय इतिहास, उसका सिलेबस बहुत ज्यादा विस्तार तौर पर या विस्तृत तौर पर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि कैसे उसका तैयारी करना है। तो मैं अगर चर्चा करूं भारतीय इतिहास के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको बताना है कि पेपर नंबर 3 या जीएस का पेपर नंबर 1 होता है, जिसमें हम देखते हैं भाग क्या होता है, आपका 1 होता है। इस भाग 1 मतलब जितने भी पेपर आएंगे जीएस का, उसका जो पार्ट 1 और पार्ट 3 जो होता है, वो कुल कितने अंक का होता है, 75 अंक का। इसमें 2 अंक के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द सीमा लिखा हुआ है 30 शब्द। वही 4 अंक के 5 प्रश्न, शब्द सीमा कितना होता है, 60 शब्द। 8 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द सीमा होता है 100 शब्द। और 15 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक को अटेम्प्ट करना होता है, और कितनी होती है शब्द सीमा, 175। अब देखिए, जब हम एक स्टार्टिंग में ध्यान देते थे कि प्राचीन भारत से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, मध्य भारत से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और आधुनिक भारत से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हमें लगता था कि संतुलित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, मतलब संतुलित संख्या में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो बीते वर्ष का आपने प्रश्न देखा होगा मुख्य परीक्षा 2023 में, तो वहां पर ये जो संतुलन था वो दिखाई नहीं देगा। जैसे कि हम औसतन मान के चलते थे कि 8 अंक के, अगर मतलब 8 जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 8 प्रश्न जो होंगे, वो हो सकता है 3 यहां से पूछा जाए, 2 यहां से पूछा जाए, 3 यहां से पूछा जाए। फिर अगर मैं बात करूं 4 अंक के जो प्रश्न हैं वो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछने हैं, तो हो सकता है 1 यहां से हो जाए, 2 यहां से हो जाए और 2 यहां से। फिर उसके बाद ये जो 1 है वो यहां से पूछा जाए, 1 यहां से और 1 यहां से, मतलब एकदम क्या हो, संतुलन में हो। और हो सकता है क्या, वैसा वर्षा हो कि एक क्वेश्चन या तो यहां से हो, या तो यहां से, या तो यहां से। मतलब आइदर क्या होगा, इन दोनों को उठाता है मेंस में, मतलब 2 नंबर वाले में, या तो इन दोनों को उठा सकता है, या आप बोल सकते हैं एक प्राचीन होगा तो ये क्या होगा, आधुनिक होगा। ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा प्रश्न कहां से आएगा। तो ये हम मान के चलते थे ये संतुलन आधार पर पूछा जाएगा। लेकिन जब लास्ट ईयर का आप पेपर देखेंगे तो ऐसा संतुलन है ही नहीं, पूरा का पूरा व्यवस्था बदल गया है। तो अगर हम देखें बीते वर्ष का प्रश्न, तो आपको पता चलेगा कि कहानी कुछ और है। जैसे देखिएगा, वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे भारतीय उपनिषद से लिया गया है। अगर मूल स्रोत कहा जाए तो महोपनिषद, ऋग्वेद का, हमारे संसद के मुख्य द्वार पर भी यही लिखा हुआ है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, मतलब आपको समझ में आ रहा है प्राचीन भारत का है। फिर छत्तीसगढ़ के नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में बात कर रहा है, ये भी क्या है, प्राचीन भारत है। दूसरा प्रश्न हो गया सिनौली, प्राचीन भारत। यहां पर पंचमहाव्रत, ये भी क्या है, आपका प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रश्न है। और देखते हैं दक्षिण भारतीय मंदिर शैली या स्थापत्य कला, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके कहां से जुड़ रहा है, प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत वाले हिस्से से हमने अभी देखा था, हमने लिखा था 3 प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन यहां पर आपको पता चल रहा है कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, 5 प्रश्न। अब मैं बात करूं मध्यकाल में, तो मध्यकाल से कितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मध्यकाल से कितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है क्या, दिल्ली सल्तनत, और दूसरा दिख रहा है जाट, जो मुगल काल में अकबर के समय होता है संघर्ष। तो यहां से 2 प्रश्न। और आधुनिक भारत से आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा वो देखिएगा। आधुनिक भारत में आप देख रहे हैं केवल 1 प्रश्न। तो मतलब पूरा जो है, हम जो चर्चा करते थे कि इस प्रकार की व्यवस्था होती थी, वो बदल गई है। तो आप क्या देख रहे हैं, कभी प्राचीन भारत से ज्यादा प्रश्न, और पॉसिबल है कि प्राचीन भारत से ही ज्यादा प्रश्न बनेंगे। अगर प्राचीन भारत से नहीं बने तो आधुनिक भारत से बनेंगे। लेकिन आधुनिक भारत का सिलेबस जो है बहुत ज्यादा विस्तृत है, तो आपको जितने भी फैक्चुअल डेटा है जो आपने प्री के समय अभी पढ़ा होगा, वो सारा कुछ आपको याद रखना है, और उतने ही डेटा जो है आपको जो है अधिक नंबर दिला सकते हैं। चर्चा करेंगे उस पर, मैं पेपर भी दिखाऊंगा एक, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखते हैं, अगर मैं 4 अंकों के प्रश्नों की ओर बढ़ूं, तो आप देखिएगा प्राचीन भारत से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य भारत से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, और आधुनिक भारत से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है, महाजनपद काल, फिर लिखा है
नालंदा और तक्षशिला से संबंधित पूछा है, संगमकालीन। मतलब 3 क्वेश्चन तो आपको प्राचीन भारत से ही मिल रहे हैं। एक प्रश्न कहां से मिल रहा है, मुगलकालीन दारा शिकोह के बारे में मिल रहा है और एक चंपारण। तो मतलब एक प्रश्न यहां से, एक प्रश्न यहां से, मतलब किसका वेटेज ज्यादा दिख रहा है? तो 5 प्रश्न हो गए 2 नंबर वाले प्राचीन भारत से और 3 प्रश्न हो गए 4 नंबर वाले प्राचीन भारत से। मतलब प्राचीन भारत का वेटेज क्या दिख रहा है यहाँ पर, ज्यादा दिख रहा है। अब ये हो सकता है वेरी भी करे आने वाले एग्जाम में, तो आपको पूरे तरीके से क्या करना है, इतिहास को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा मत सोचेगा कि मध्य भारत से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, हो सकता है आने वाले एग्जाम में क्या हो जाए, पूरे तरीके से परिवर्तित हो जाए। तो याद क्या रखना है कि जो 2 नंबर और 4 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ये तथ्यात्मक होते हैं। जितना ज्यादा आप जो पूछा गया है वो लिखेंगे तो आपको ज्यादा ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। वही हम आधुनिक भारत की बात करें, जैसे ये चंपारण वाला तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और 8 अंक वाले प्रश्नों की बात करें तो 8 अंक वाले में देखिएगा प्राचीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मध्य भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आधुनिक से कितने पूछे गए हैं। तो आप देखिएगा कहां पर पता चल रहा है, यहां पर कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आया है प्राचीन भारत से। आपको बहमनी और शिवाजी, तो दोनों का हम कहां काउंट करते हैं, मध्य भारत में। और एक क्वेश्चन पूछा है कहां से, आधुनिक भारत से। और ये भी याद रखिएगा ये डायरेक्टली सिलेबस में लिखा हुआ है, पतन का कारण, उद्योगों के पतन का कारण, ये डायरेक्ट सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो दूसरे तीसरे पॉइंट में आपको आधुनिक भारत वाले सीरीज में आपको दिख जाएगा, मतलब सिलेबस में आपको दिख जाएगा। तो सिलेबस के बाहर नहीं भटकना है बड़े प्रश्नों के लिए। तो जैसा बड़े प्रश्नों के लिए जो है सिलेबस में दिया है आपको वहीं रहना है। तो बड़े प्रश्नों की तैयारी जो है सिलेबस के अनुसार ही रखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 2 क्वेश्चन मध्य से उठा दिया, 1 क्वेश्चन कहां से उठा दिया, आधुनिक से। अगर हम बात करें 15 नंबर वाले प्रश्न की, तो 15 नंबर वाले प्रश्न में प्राचीन से एक भी क्वेश्चन नहीं है, मध्य से और आधुनिक से। तो आप देखते हैं यहां पर क्या है, कोई क्वेश्चन नहीं उठा है। यहां पर देखते हैं तो क्या है, एक क्वेश्चन भक्ति और सूफी से उठा दिया है, और यहां पर क्या देखते हैं, आजाद हिंद फौज से क्वेश्चन उठाया है। मतलब यह है कि अगर प्राचीन भारत को कहां पर 2 नंबर और 4 नंबर में प्राथमिकता दे रहे हैं तो 8 नंबर में उससे प्रश्न नहीं है, 15 नंबर में उससे प्रश्न नहीं है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। तो आपको जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे और 4 नंबर वाले प्रश्न होंगे, तथ्यात्मक प्रश्न, उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहीं पर आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि तथ्य लिखना ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। और जो 15 नंबर 8 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या हो जाता है कि आपको तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ अपने उत्तर लेखन पर भी ध्यान रखना पड़ता है, थोड़े से साहित्यिक शब्दों का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हो, तो यहां देखिएगा, जैसे एक छात्र का एक पेपर है, मैंने पहले भी इसका एनालिसिस किया हुआ है आपके लिए, लेकिन यहां पर देखिएगा जैसे पूछा गया है, जैसे मैंने कहा तथ्यात्मक अगर है एग्जैक्ट तो उतना ही अगर लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे लोथल का महत्व, तो लोथल का महत्व बताने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर शब्दों का भटका हो जाता है, तो कितना नंबर मिला है, यहाँ पर 1 नंबर मिला हुआ है। लेकिन अगर देखो एग्जैक्ट जो पूछा है अगर वो लिखते हैं तो 2 समानता 2 अंतर, तो यहाँ पर लिखा है 2 समानता या 2 अंतर बताया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, पूरे 2 में 2 नंबर मिलते हैं। वही अगर आगे मैं बात करूं, आगे अगर 4 नंबर के प्रश्नों की ओर चलें, जैसे यहाँ पर अब देखिएगा, यहां पर क्या किया गया है, मराठों के अभ्युदय के क्या है, 4 कारण है। तो यहां पर आप देखते हैं 4 कारण बताए गए और यहाँ कितने नंबर मिले हैं, 1.5 नंबर मिले हुए हैं। यहां पर भी देखिएगा सूफी संतों के नाम तो तथ्यात्मक है, पूरा तरीके से केवल नाम लिखने हैं और पूरे 2 में 2 अंक छात्र को प्राप्त हुए हैं। अब अगर हम बात करें 4 अंकों के प्रश्नों की ओर बढ़े तो आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो, कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के 4 कारण लिखिए। 4 कारण लिखे, 4 नंबर का प्रश्न है, 4 कारण यहां पर बताए गए हैं। मुस्लिम लीग का लगातार बढ़ता हुआ क्या है, विद्रोह स्वरूप, फिर 1946 में हुए चुनाव के कारण, फिर क्या है, नीति निर्माताओं का सोचना था कि जब तक विभाजन नहीं होगा तब तक ये जो संघर्ष है वो समाप्त नहीं होगा, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव देना। तो ये देखो 4 कारण है और इसमें कितने नंबर मिले हैं, 3.5 नंबर। अब जैसा प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न की प्रकृति जैसी ही वैसे ही आपको आंसर लिखना है। तो मैंने क्या कहा कि 2 नंबर और 4 नंबर तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो जो आपने प्री में पढ़ा होगा उन्हीं फैक्चुअल डेटा को आपको याद करना है, उन्हीं को लिखने का प्रैक्टिस करना है। फिर देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय राज्यों के प्रति अपनाए गए रिंग फेंस की नीति का वर्णन करें। तो जब रिंग फेंस की नीति जब पढ़ोगे, सुरक्षा घेरे की नीति जो वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाई थी, उसके बारे में जब आप एक्सप्लेन करोगे तो यहां पर देखो जैसा पूछा गया है शब्दों में वैसे ही आपको बताना था। 3 अंक प्राप्त हुए हैं 4 में, तो आपको ज्यादा अंक कहां पर मिल सकते हैं वो ध्यान रखिएगा। 2 और 4 नंबर वाले प्रश्नों में तथ्यात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं, ज्यादा लिखना नहीं होता और आप इसमें बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं 8 अंक वाले प्रश्नों की,
तो 8 अंक वाले प्रश्नों में भी आपको पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं। जैसे कि एक यहां पर है, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल के सदस्यों के पदनाम और उनके दायित्वों का उल्लेख करें। तो जो पदनाम है और उनके दायित्वों का उल्लेख, यकीन मानिएगा जैसा इसमें पूछा गया, यहां भी तथ्यात्मक प्रकार का ही प्रश्न मान सकते हैं। पूरे 8 नाम और उनके पद का क्या किया गया है, कार्य। तो आप अगर देखते हैं तो विद्यार्थियों को कितना 8 में से 8 प्रदान किया गया है। तो जैसा बोला गया है आपको उस शब्दों पर स्टिक रहना है, वैसे ही आपको लिखना है, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, नंबर मिलते हैं इतिहास में भी। वही देखते हैं, मूर्ति पूजा एवं आडंबरों के संबंध में संत कबीर के विचारों को लिखना है। संत कबीर जी का नाम लिखा है भक्ति सूफी आंदोलन के दौरान में, वहीं से प्रश्न पूछा गया है। अब देखिएगा जैसा पॉइंट बताया गया है विद्यार्थी ने लिखा है और कितने अंक मिले हैं, 7 अंक मिले हैं। अब अगर आगे बात करें तो दलितोद्धार में अंबेडकर जी की भूमिका, ये भी यहां पर भी नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले हैं, 6.5 नंबर मिले हैं। और अगर मैं बात करूं, एक प्रश्न पूछा गया था, यहां ध्यान दीजिएगा, अलीगढ़ आंदोलन, और एक दिया गया है समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का विस्तृत वर्णन करें। अब लिखा कुछ इस प्रकार गया है, यहां देखिएगा पूरा बताया गया है और पॉइंट वाइज बताया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि बड़े प्रश्नों को पॉइंट वाइज आप बताएंगे तो उसमें आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस है। जैसे कि विद्यार्थी को मिला हुआ है, यहां देखिएगा 15 में कितने नंबर प्रदान किए गए हैं, 12 नंबर प्रदान किए गए हैं। तो जैसा प्रश्न की प्रकृति होगी, लेकिन हाँ 15 नंबर और 8 नंबर में थोड़ा सा आपको साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना है। नहीं आएगा तो आपको साधारण भाषा में पूरा का पूरा आंसर लिखना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने पर आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। कोशिश करनी है कि कोई भी जो पेपर है आपका खाली नहीं जाए, ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए। आपके पास जितनी जानकारी है, तथ्यात्मक जानकारी है तो तथ्यात्मक जानकारी लिखिएगा, लेकिन मस्ट है आंसर पूरा लिखना है। अब अगर मैं बात करूं विश्लेषण अगर करने की ओर बढ़े कि आपको कैसे फोकस करना है, कैसे आप अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, पुख्ता कर सकते हैं, जरा देखिएगा। जो आपका सिलेबस है 3 भाग में अगर बंटता है तो 3 भाग में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर प्राचीन भारत की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में कुछ ऐसे सेक्शन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। एक जो प्रश्न हम बोल सकते हैं, एक तो पाषाण काल है। पाषाण काल से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे सिनोली पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का नवपाषाण काल जो है वो भारतीय इतिहास में पूछा गया है। दूसरा देखते हैं तो सिंधु घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता है। तीसरा अगर मैं बोलूं तो वैदिक सभ्यता से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फिर बौद्ध जैन, क्योंकि बौद्ध जैन यहां भी पढ़ते हो और कहां पढ़ते हैं हम, दर्शन वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है यहां से यहां बनना स्वाभाविक है और इसको तैयार भी करना है। वही अगर मैं बात करूं तो और कहां से बन सकता है, तो एक मौर्य से बन सकता है। महाजनपद से भी अपने प्रश्न देखा है, लेकिन तथ्यात्मक प्रश्नों पर ध्यान रखना है। तो आप देखिएगा मौर्य और गुप्त, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हालांकि दक्षिण भारत भी दिया गया है, तो दक्षिण भारत में आप किसको तैयार करना है, एक तो संगम, और संगम में भी चेर चोल पांड्य में चोल वंश को आपको तैयार करना है। और बाकी इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप हर एक पर जो है छोटे छोटे नोट्स बना पाओ। आप इन पर जरूर छोटे नोट्स बनाइएगा। और जो मेंस में उनके लिए दिया गया है, जैसे मौर्य अगर देखते हैं तो वहां पर क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप लिखा हुआ है। मौर्य में देखते हैं तो सांस्कृतिक और विज्ञान। तो ये जो है 8 नंबर के प्रश्न बनाते हैं, इनको बहुत अच्छे से फोकस करना है। वही बात अगर मैं करूं मध्य भारत की, तो मध्य भारत में कोई विस्तृत नहीं है। क्या क्या लिखा हुआ है, तो सल्तनत काल लिखा हुआ है, सल्तनत काल लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, मुगल काल लिखा हुआ है। इसके अलावा हम इसके अंदर और क्या क्या मान सकते हैं, तो याद रखिएगा विजयनगर, विजयनगर वाला सेक्शन आप लेके चलिएगा। और दूसरा जो है मराठा काल पढ़ के चलिएगा। इसमें से जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, वो मराठा है। मराठे को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। मराठों को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मराठों से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। विजयनगर से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए सल्तनत काल और मुगल काल बहुत ही विस्तृत है, विस्तार में पढ़ा हुआ है, विस्तार में लिखा हुआ है। हमने देखा कि 2023 में यहां से 8 नंबर के प्रश्न भी पूछे गए। वापस से चलते हैं 8 नंबर वाले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि एक विजयनगर से है, एक शिवाजी से है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बताया आपको। और इससे पहले दिल्ली सल्तनत से भी। तो अगर देखते हैं 4 नंबर के प्रश्नों में आपको क्या दिखाई देगा, क्या लिखा हुआ है, सल्तनत कालीन भारतीय परिस्थितियों में रज़े सुल्तान की असामान्य उपलब्धि को समझाइए, ये पूछा गया है। और अगर 2 नंबर के प्रश्न की ओर चलें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है,
ये दो नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? दारा शिकोह के बारे में लिखा हुआ है। किसके बारे में लिखा है? दारा शिकोह के बारे में लिखा हुआ है। तो बताने का मतलब ये है कि आप जो है मध्य भारत को तो छोड़ नहीं सकते। मध्य भारत में यहां पर देखिएगा जो प्रमुख शासक हैं, प्रमुख एकदम प्रमुख, जैसे यहां पर सल्तनत काल में ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ये 3। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। इतने शासकों को ही आपको रेडी करना है। फिर जाना है प्रशासन में। प्रशासन में थोड़े थोड़ा ही देखना है, आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, और स्थापत्य। सेम चीज आपको कहां करना है? मुगल में करना है। अब देखिए अभियान इतने सारे हैं कि एक अभियान तो जाटों के अभियान से पूछा गया है अकबर के समय का। तो प्रमुख प्रमुख जो अभियान है, जैसे यहां पर देखना है, बाबर के बारे में पढ़ सकते हैं, हुमायूं के बारे में और अकबर, और उसके बाद अकबर, और उसके बाद आप क्या पढ़िएगा? औरंगजेब। औरंगजेब, इनकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़िएगा। किसके बारे में पढ़ना है? व्यवस्थाओं के बारे में। जैसे अगर मान लो बाबर से जुड़ा हुआ क्या है? बाबर की एक युद्ध पद्धति थी ना, कौन सा था? तुलगमा पद्धति। वो क्या होता है उसके बारे में देखो। यहां पर हुमायूं के दौरान चित्रकारी जो हुई है, चित्रकला के बारे में वो आप पढ़ सकते हैं। फिर अकबर के समय साहित्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ था, नवरत्न क्या थे, नवरत्न के नाम लिख सकते हैं। फिर इबादत खाना क्या था, फिर इसके दौरान जो है दीन इलाही जो धर्म चालू किया गया था उसकी विशेषता क्या थी। फिर उसके बाद पढ़ सकते हो क्या, राजपूतों से इनका संबंध कैसा था। अब राजपूतों जब जैसे ही पढ़ेंगे तो वहां पर जाटों के बारे में आप पढ़ोगे, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में आपको पढ़ना है और इनके अभियान पढ़ने हैं, इतना। और इसके बाद इनका प्रशासन। हाँ, उत्तर मुगल काल में जाएंगे तो एक ही शासक हो सकते थे जिनका नाम था दारा शिकोह, और जिनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसको 2 से 4 नंबर में आप रेडी कर लीजिएगा, इतना ही काफी है। दोबारा तो नहीं पूछने का चांस है, लेकिन दारा शिकोह को वापस से देख लीजिएगा। दारा शिकोह जो थे बहुत ही बुद्धिमान शासक थे इस वंश के। अलग अलग जो भाषा के ज्ञानी थे, इन्होंने संस्कृत और फारसी में बहुत सारे क्या लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। 52 जो उपनिषद है उनका क्या किया, सिर अकबर नाम से अनुवाद करा है, जो वाराणसी के पंडित थे उनसे मिलकर। इसके अलावा मजमूल बहरीन नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। यहां पर अगर विजयनगर में बात करें तो विजयनगर में कृष्णदेव राय को आप प्रिपेयर करिएगा, प्रशासन पढ़िएगा, स्थापत्य कला, और कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। बस सीक्वेंस में राजवंशों का नाम और विदेशी यात्री, इतना अगर पढ़ते हैं तो इतना में काम खत्म हो जाता है। यहां पर मराठों के उदय का कारण, शिवाजी की सैन्य व्यवस्था, अष्टप्रधान और थोड़ा बहुत प्रशासन, बस इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इतने में आप पढ़ते हैं तो ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आगे बात करूं आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। जैसा कि पाठ्यक्रम में दिया होगा, पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रम में जो बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं, जैसे उद्योगों का पतन, फिर क्या किया गया है, प्रशासनिक संबंध कैसा है, तो प्रशासनिक संबंध में आप क्या पढ़ते हो, रिंग फेंस की नीति क्या है, जैसे कि रिंग फेंस की नीति पूछा जा चुका है ना 2018 में। फिर उसके बाद हड़प नीति क्या है, सहायक संधि क्या है, ये जो प्रश्न है ये प्रशासनिक नीति के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद क्या है, बड़े प्रश्न में और क्या बन सकता है, आर्थिक संबंध, तो आर्थिक संबंध में आप पढ़ते हो क्या, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये क्या होता है, इनको पढ़ना है। तो आप क्या करिएगा, कारण मतलब ये क्या था, कितनी राजस्व दर थी, कौन कौन से क्षेत्रों में था, लाभ क्या हुआ, हानि क्या हुआ, इतना आपको लिखना है। फिर अगर मान लो हम कहां चलते हैं, 1857 की क्रांति की ओर चलते हैं, तो वहां पर आपको बताना होगा कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ। इस प्रकार आपको क्या करना है, 4-4 लाइन या 8-8 लाइन में आपको आंसर को फ्रेम करके रखना है, पॉइंट लिख के रखना है, क्योंकि आपके पास समय कम रहेगा इस पूरे विषय को प्रिपेयर करने के लिए। तो जहां पर आप क्या करेंगे, पॉइंट्स याद रखे रहेंगे, तो वो पॉइंट्स का ही आपको रिविजन करना है। जब मेंस में लिखेंगे तो पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और जितने भी आधुनिक भारत वाले हैं पॉइंट, है ना, जैसे कि बंगाल विभाजन, तो कारण क्या है, परिणाम क्या हुआ, दिल्ली दरबार क्या था, फिर उसके बाद जो है होम रूल लीग आंदोलन, कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, असहयोग आंदोलन, कारण क्या है, परिणाम क्या है, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। जैसे असहयोग आंदोलन पूछा गया है, फिर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान क्या रखना है, जो स्पेशली सिलेबस में मेंशन है उसको 8 से 15 नंबर दोनों में आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और कैसे प्रिपेयर करना है, फैक्चुअल डेटा के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, फैक्चुअल डेटा के हिसाब से प्रिपेयर करना है। और जब आप आंसर राइटिंग करने बैठे तो उन फैक्चुअल डेटा का प्रयोग करके आपको क्या करना है, अपने आंसर को लेंदी करना है, मतलब बढ़ाना सीखना है।
आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। तो पाठ्यक्रम जो भी सिलेबस में दिया है उसको आपको क्या करना है, 4, 8 और 15 नंबर, उसके हिसाब से आपको फैक्चुअल डेटा या सीधे सीधे बोलना चाहिए साइनोप्सिस आपको क्रिएट करना है। साइनोप्सिस का मतलब है केवल की पॉइंट आपके हाथ में होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 से 50 पेज के आसपास का आपको क्या करना है, आधुनिक का नोट्स बनाकर रखना है, जिससे रिवीजन में क्या होगा, आसानी होगा। और केवल की पॉइंट लिखना है, केवल क्या लिखना है, की पॉइंट, जिससे आप जब भी उस चीज को याद करोगे तो आप आसानी से उसको लिख पाओगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने आपको क्या बताया है, तथ्यात्मक प्रश्न 2 नंबर और 4 नंबर के तथ्यों पर आधारित होते हैं। तथ्य लिखेंगे उतने में आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहां बताया 2 और 2, 2 में 2 प्राप्त होते हैं। वही अगर मान लो 4 नंबर वाले जब प्रश्न होते हैं तो 4 नंबर वाले में भी आपको तथ्य पर आधारित प्रश्न है तो तथ्यों पर लिखना है, और अगर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो जो आपके पास जानकारी है वैसे लिखिएगा, लेकिन आप जो विषय है जो पूछा गया है उससे भटकाव नहीं होना चाहिए। भटकाव होगा तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन यहां पर 4 में 3, 3.5 मिलना बहुत अच्छी है। फिर मैंने कहा था कि अगर 8 नंबर के भी प्रश्न है तो भी आपको कितने मिल सकते हैं, 7 नंबर यहां पर मिला हुआ है, देखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास में नंबर नहीं मिलते, यहां भी देखो, अगर तथ्यात्मक प्रश्न है तो तथ्य पर आधारित लिखना है, अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव लिखना है, अगर मान लो आपको सोच समझ कर लिखना है, वहां पर भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो सिलेबस में दिया गया है एक्यूरेट आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, उतना ही प्रिपेयर करना है। देखिए पूरे 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये मत सोचेगा कि आउट ऑफ द सिलेबस पूछा जाएगा। जैसे एक बार कंदरिया महादेव मंदिर पूछ दिया गया है, तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है राजपूत काल में पढ़ते हैं, अब उस एक प्रश्न के लिए आपको पूरा राजपूत काल पढ़ना पड़ेगा। तो बेटर ये है, जैसा मैंने आपको गाइड किया है, आपको कौन कौन से प्रिपरेशन आप सिलेबस में आपको ध्यान रखना है, तो प्राचीन भारत के लिए इतना, मध्य भारत के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, और आधुनिक भारत में जो आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है सिंगल लाइन में, जैसे एक क्या लिखा हुआ है, रियासतों से संबंध, तो रियासतों से जैसा संबंध था, रियासतों का एकीकरण, वो बन सकता है क्या आपका 8 नंबर और 15 नंबर का प्रश्न। और रियासतों के एकीकरण से एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आने वाले समय में भी प्रश्न पूछने की संभावना है, तो आप उसको इस बार के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आजाद हिंद फौज सिलेबस में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो पूछा जा चुका है, तो जो सिलेबस में लिखा हुआ है मॉडर्न इतिहास में वो तो आपको लिखना ही है, उसको आप क्या करिए, सिनॉप्सिस तैयार करिए। तो अगर मैं बात करूं निष्कर्ष की ओर पहुंचे कि कैसे आपको तैयार करना है मुख्य परीक्षा में, तो आप देखिएगा फोकस करना है क्या, 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसमें तथ्य आधारित ही होंगे, 2 पॉइंट 4 पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा, जो बोला है वो। 8 के से पहले जो है 4 नंबर के जो प्रश्न है वो क्या है, आपके तथ्य आधारित, जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद अगर मैं कहूं 8 अंक के प्रश्न में तथ्य, अगर तथ्य वाला है तो तथ्य, जैसे कि मैंने कहा कि मराठों में क्या पूछा गया है, उदय के कारण या तो फिर अष्टप्रधान, तो तथ्य आधारित प्रश्न है तो पूरे तथ्यों को लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना था। या कबीरदास जी वाला एक प्रश्न था, तो उसमें क्या था, लेखन शैली पर ध्यान देते हुए फैक्चुअल डेटा को बताना था। सेम 15 नंबर वाले प्रश्न भी आपको करना है, जैसे समुद्रगुप्त के अभियान, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान, उत्तर अभियान, दक्षिण अभियान, इनको बता सकते हो। उत्तर भारत में 12, दक्षिण भारत में 9, ये पूरा आप पढ़ते हो। उसके बाद दक्षिण भारत के लिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, वो बता सकते हो। 5 चरण में ये अभियान हुआ था, वो बता सकते हो। मतलब इनके जो अभियान थे पूरे 5 चरण में थे, इसके बारे में बता सकते हो। चौथा चरण जो था वो दक्षिण भारत के लिए था, इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर साथ में आपको लेखन शैली पर भी ध्यान रखना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा लेखन शैली भी तभी काम आती है जब आपके पास क्या हो, तथ्यात्मक जानकारी हो। तो मेरा अनुमान है या मेरा मानना है कि आपको जब ज्यादा नंबर प्राप्त करना होगा तो तथ्य पहले होने चाहिए और उनको एक्सप्लेन करना सीखना होगा। तो इन दोनों चीजों पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब इस तैयारी को आप और कैसे अच्छा कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था, यहां देखिएगा उड़ान IAS एकेडमी जो है एक मेंस टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, और इसके अलावा भी जो टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप ध्यान रखना एक बैच है क्रैश कोर्स। इसमें क्रैश कोर्स में क्या बताया गया है कि आपके जो सीरीज है, आपका जो पूरे सिलेबस है, इस चीज को कैसे वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और समय से पहले अगर आप इस बैच को लेते हैं तो इस बैच में याद रखिएगा आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगा। देखिएगा यहां पर अगर इस पूरे टारगेटेड बैच के बारे में मैं आपको बताऊं तो यहां पर इस टारगेटेड बैच में हर एक सिलेबस के हर एक पॉइंट को ध्यान दिया गया है। यहां पर जो बैच है सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक 4.5 घंटे की क्लास होगी। और जैसे क्या है, पेपर नंबर 7 जो है, पार्ट 1 जो है प्रॉपर जो है
2 से 3 वीक का टाइम दिया गया है, जहां पर आपको 1.5 घंटे के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 1.5 घंटे डेली क्लास लगेगी इस विषय पर, और ये विषय जो होगा कंप्लीट। प्रॉपर टाइम दिया गया है कि कितने दिन से कितने दिन के बीच में ये विषय को आपको कंप्लीट कराया जाएगा, आंसर राइटिंग कराया जाएगा, सारे जो डाउट होंगे वो क्लियर कराए जाएंगे। वैसे ही देखो सेम डे पर क्या किया जाएगा, पेपर नंबर 3 पार्ट 3, फिर पेपर नंबर 1 पार्ट 1, मतलब हिंदी की बात की गई है। यहां पर किसकी बात की गई है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात की गई है। वैसे ही देखते हैं तो पार्ट 2 की बात की गई है, यहाँ पेपर नंबर 7 के पार्ट 2 की बात की गई है, यहाँ पर पेपर नंबर 4 के साइंस वाले सेक्शन भौतिकी और जीव विज्ञान की बात की गई। मतलब आपके हर सेक्शन को क्या किया गया है, पेपर वाइज ध्यान दिया गया है, और हर पेपर को कंप्लीट करना हमारी जिम्मेदारी होगी। और ये जो बैच है वो पूरा सारा कोर्स जो है 7 जून को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस बैच से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। वापस से मैं आपको फिर से बता दूं कि जो हमने निष्कर्ष निकाला है कि कैसे आप अधिक से अधिक नंबर ला सकते हो, वो मैंने यही बताया है कि आपको तथ्यात्मक प्रश्न जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, और आपको साइनॉप्सिस बनाना है। देखिए प्राचीन भारत आप पढ़ने बैठोगे, आपको लगभग जो है 1 दिन लगेगा, वहां पर आप की पॉइंट निकाल के रख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, क्योंकि पूरा जो सिलेबस है वो फिर से रिपीट होता है। तो कम से कम जो है 3 से 4 प्रश्न रिपीट होते हैं। तो पहले काम ये है कि पहले जो है तथ्यात्मक प्रश्न देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे पास जो एक सैंपल था मैंने आपको दिखा दिया है, और निश्चित तौर पर यहां पर क्या मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं इतिहास में भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं शीघ्र ही आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, और इतिहास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।